पढ़ तो हमने ली बहुत सी कहानियाँ, और उन कहानियों को नाट्य में भी रूपांतरित किया, सीखा ना हमने। तो अब बारी आती है ये सभी, जैसे जिनको हम आंखों से देख सकते थे, लेकिन अब एक ऐसे माध्यम में हम नाटक को देखने जा रहे हैं जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, यानी कि रेडियो नाटक, जो सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है। तो इसमें अगर कोई एक नाटक लिखा जाए तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, कैसे करना होगा, क्योंकि अगर हम एक कहानी से नाटक में बदलते हैं, कहानी को क्या है हम आंखों से देख कर पढ़ते हैं और उसे इमेजिन करते हुए चलते हैं, फिर उसे जब हम नाटक में तब्दील करते हैं तो क्या होता है, उसे हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, मंच पर घटित होते हुए सुन सकते हैं। लेकिन जब हमारी एक इंद्री बंद कर दी जाए, अर्थात हमारी आंखों में हमें कुछ ना सुनाई दे और सिर्फ उसे हम सिर्फ सुन सकें, तो इस कंडीशन में जब अगर आपको नाटक लिखना पड़े तो हम इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं रूपाली वर्मा आपको यही समझाने वाली हूँ, और ये हम समझाएंगे अपनी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के 12वें अध्याय के माध्यम से, कैसे बनता है रेडियो नाटक, यानी कि रेडियो पे जो नाटक प्रसारित किए जाते हैं उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है, क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रेडियो में जो नाटक आते हैं उनको सुनते तो बहुत ध्यान से हैं, लेकिन इनको लिखते समय बहुत सारी सीमाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ना रखें तो शायद जो श्रोता है उसके लिए वो नाटक समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए या वो बोर होने लगे। तो चलिए आज इन्हीं सावधानियों को और इन्हीं तरीकों को देखने वाले हैं। तो क्या देखेंगे आज के वीडियो में, सबसे पहले देखिए रेडियो नाटक में प्रसिद्ध साहित्यकारों की भूमिका। बहुत सारे साहित्यकारों ने नाटक के रेडियो के लिए नाटक लिखे हैं, उनको जानेंगे। फिर रेडियो नाटकों का लेखन व संवादों का महत्व। जब हम रेडियो नाटक में, क्योंकि सिर्फ हमें सुनाई देगा, ये श्रव्य माध्यम है, तो जाहिर सी बात है इसमें संवादों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि सारा कहानी जितनी भी नाटक है वो हमें कैसे समझ में आ रही है, संवादों के माध्यम से, उसी के माध्यम से आगे चल रही है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चयन। जब रेडियो नाटक लिखते समय हम किसी कहानी को लेते हैं तो उसको लेते समय हमें किन सावधानियों को बरतना पड़ता है। फिर है रेडियो नाटक में पात्रों की संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम पात्रों को उनकी ध्वनि के हिसाब से, उनके आवाज़ के हिसाब से ही पहचानेंगे। तो बहुत ज़रूरी हो कि ये पात्र लिमिटेड हो, और कितने देर के नाटक में कितने पात्र होने चाहिए ये भी समझेंगे। फिर है रेडियो नाटक लेखन का उदाहरण। फिर हम एक उदाहरण भी देखेंगे रेडियो नाटक का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं रेडियो नाटक में प्रसिद्ध साहित्यकारों की भूमिका। प्रसिद्ध साहित्यकार की भूमिका। पहले साहित्यकार रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखा करते थे। साहित्यकार यानी कि जो साहित्य की रचना करते हैं, जैसे धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद जी, ये सभी साहित्यकार हैं। तो पहले ये लोग रेडियो के लिए भी नाटक लिखा करते थे। उस समय रेडियो नाटक काफ़ी प्रचलित थे, क्योंकि टीवी जब तक नहीं आया था, टेलीविज़न नहीं आया था, तो रेडियो का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक यही तरीका था। तो इसमें जहाँ समाचार आते थे, संगीत आता था, बहुत सारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते थे, तो वहीं पर कुछ नाटक भी प्रसारित होते थे। तो इनका ज़्यादा प्रचलन होने का कारण यही, क्योंकि और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था उस समय। हिंदी के बहुत से नाटक जो मंच पर सफल हुए, मूल रूप से वह रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। तो मंच यानी कि स्टेज पे जो फेमस हुए, वो सभी किसके लिए लिखे गए थे, आपके रेडियो के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी, धर्म भारती कृत अंधा युग, और मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन आदि नाटक रेडियो नाटक के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके लेखक भी दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ प्रसिद्ध लेखक और उनके द्वारा लिखित रेडियो नाटक के नाम बताइए, तो ये आपको नाम याद करना होगा। चलिए अब आते हैं रेडियो नाटकों का लेखन व संवादों का महत्व। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर संवाद सुनाई ही दे रहे हैं, इसलिए संवादों पर मेन ध्यान रखना पड़ता है, ताकि श्रोताओं को वो आसानी से समझ में आ सके। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, उनके आपसी संवाद होते हैं, और इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। तो रेडियो नाटक में भी
जो संवाद होते हैं उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे वो नाटक आगे की तरफ बढ़ता है। रेडियो नाटक पूर्ण रूप से श्रव्य होता है क्योंकि इसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए इसका लेखन रंगमंच व सिनेमा के लेखन की अपेक्षा मुश्किल व अलग होता है। तो देखिए, अगर हम रंगमंच यानी कि स्टेज के लिए लेखन करें या फिल्मों के लिए पटकथा लिखें तो उसमें ये सारी चीज़ें तब भी आसान होती है क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा होता है। लेकिन जब रेडियो के लिए लेखन करते हैं तो उसमें थोड़ी बाउंडेशन आ जाती है क्योंकि रेडियो में सिर्फ हमें चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं। रेडियो नाटक में सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित होता है। जैसे हम बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो टप 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 करके उसके चलने की आवाज़ आएगी, बारिश होगा तो बारिश की आवाज़ आएगी, बिजली कड़कने की, हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी लेकिन सिर्फ सुनाई देंगी। हम जैसे बोलेंगे अरे बहुत तेज हवा चल रही है, चलो जल्दी घर चलें, तो पीछे से साएं साएं करके हवा के चलने की आवाज़ आएगी, कुछ उड़ने की आवाज़ आएगी। तो हमारे संवाद के साथ ये पीछे से ध्वनियाँ भी चल रही होंगी जो रेडियो नाटक में बहुत ज़रूरी होती है। इन नाटकों में मनसज्जा, वस्त्र सज्जा से चेहरे की भाव भंगिमाएं आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ड्रेस नहीं करनी, स्टेज नहीं सजाना, एक्सप्रेशंस नहीं देने। केवल संवाद ही पात्रों के अंतर्द्वंद, परिचय और समाधान की जानकारी मिलती है। तो क्या होता है, हमें सिर्फ संवादों के माध्यम से ही जो पात्रों के बीच अंतर्द्वंद चल रहा है, उन एक दूसरे पात्रों का परिचय, जैसे दो कैरेक्टर हैं अगर तो वो उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है, ये भी हमें संवादों के माध्यम से ही पता चलता है। अतः रेडियो नाटक की सफलता व असफलता केवल आवाज़ ही पर ही आश्रित होती है, यानी कि जो संवाद चल रहे हैं और जो ध्वनियाँ चल रही हैं, इसी पे वो रेडियो नाटक सफल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। जैसे चोट लगने पर आह या ओह की आवाज़ तथा किसी को दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज़ का प्रयोग करना। तो समझ में आया यहाँ पर क्या है। अगर मान लीजिए हमें चोट लग जाएगी तो अगर इस बात को रेडियो पर प्रसारित करना है तो हमें पीछे से आह बड़ा दर्द हो रहा है, इस जैसी आवाज़ हमें देनी पड़ेगी। अगर हम किसी को पुकार रहे हैं तो पीछे से वो आवाज़ हमको देनी पड़ेगी। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चयन, तो आपको समझ में आ गया क्योंकि रेडियो नाटक तो संवादों के माध्यम से ही चल रहा है। अब जब हमें इसके लिए कोई कहानी लेनी पड़ती है जिसे रेडियो नाटक में तब्दील करनी है तो वो किस तरह की कहानी होनी चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। उसमें बहुत अधिक गतिविधियां या एक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि बस बहुत सारी मूवीज़ क्या होती है, एक्शन बेस्ड होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन रेडियो नाटक में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें कि कहानी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ये हम भली भांति जानते हैं कि रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है, इसलिए कहानी का चुनाव उसी के अनुसार करना चाहिए, यानी कि जिन सारी चीज़ों को आप बोलकर या ध्वनि के माध्यम से व्यक्त कर सके ऐसी ही तरह की कहानी को लेना चाहिए। मुख्यतः रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, यानी कि रेडियो नाटक जब एक प्रसारित होगा तो वो 15 to 30 मिनट्स ही होगा मैक्सिमम, और इसी समय में श्रोता को बांध कर रखने के लिए कहानी में संवादों के माध्यम से रोचकता बनाए रखें। अब आप ये बोलोगे कि 15 से 20 मिनट तक जो है एक नाटक की अवधि क्यों रखी गई। कारण ये है कि एक व्यक्ति के सुनने के हिसाब से कंसंट्रेशन सिर्फ इतना ही डिसाइड हुआ है, इससे ज़्यादा वो एक जगह बंद के बैठ के कोई चीज़ नहीं सुन सकता। तो इस कंडीशन में इसे 15 से 20 मिनट कहा गया। अब इस 15 से 20 मिनट में अगर दर्शक को श्रोता को बांधे रखना है तो आपको क्या करना होगा, अपने संवादों और ध्वनि के माध्यम से उसके अंदर इंटरेस्ट जगाए रखना होगा। लंबी कहानी को एक ही समय पर प्रसारित करने के बदले उसे 15 या 30 मिनट की धारावाहिक कड़ी के रूप में प्रतिदिन पेश किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई कहानी बहुत लंबी है जो एक दिन में 15 से 20 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकती तो उसे कई पार्ट्स में यानी कि एपिसोड में बताया जा सकता है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए 15 से 30 मिनट की हम अवधि को बढ़ाकर 1-1.5 घंटे के कर देंगे तो 1-1.5 घंटा कोई व्यक्ति आपके नाटक को सुनने वाला है ही नहीं, वो अपना रेडियो टर्न ऑफ कर देगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कहानी पूरी सुनी जाए तो इसे 15 से 30 मिनट के छोटे छोटे कई एपिसोड्स बनाकर आप इस कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या। तो अवधि हमने आपको बता दी, ठीक है, संवादों का महत्व हमने आपको बता दिया। अब रेडियो नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स।
अतः यह निश्चित है कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है। तो हमने सीमित बता दी ना, 15 से 30 मिनट। इसीलिए उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित ही रहनी चाहिए, जैसे 5 से 6। अगर 15 से 20 मिनट की कहानी है, एक एपिसोड है, तो उसमें 5 से 6 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। इससे अधिक पात्रों के होने पर श्रोता भ्रमित हो सकता है, जिससे उसका मन नाटक से ऊब सकता है। तो क्या होता है, देखिए, हम किसी भी कैरेक्टर को कैसे पहचान रहे हैं? हम उसकी आवाज़ से पहचान रहे हैं। मेरी आवाज़ अलग है, आपकी आवाज़ अलग है, किसी और की आवाज़ अलग है, तो हम एक दूसरे को आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। घर में जैसे आप पापा हैं या बड़े भाई हैं, उन दोनों को आप अलग अलग आवाज़ से पहचानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम बहुत ज़्यादा करेक्टर डाल देंगे तो जो श्रोता है वो भ्रमित हो जाएगा, वो करेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। 5 से 6 लोगों की आवाज़ पहचानना बहुत कॉमन है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर 10 से 12 करेक्टर आप भर दोगे तो उन सभी की आवाज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब वो संवाद बोलेंगे। हर बार तो ये नहीं बोलेगा कि मैं राम बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे। उसकी जो आवाज़ है वही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अतः रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि रेडियो नाटक में जब अवधि सीमित है तो उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित हुई। अब इसी के आधार पर हमें कहानी किस तरह से चूज करनी चाहिए। कहानी केवल घटना प्रधान ना हो, यानी कि एक्शन बेस्ड मूवी नहीं होनी चाहिए। उसकी अवधि बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कैरेक्टर्स बहुत कम होनी चाहिए, सीमित 5 से 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पात्रों के नाम, परस्पर संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी संवादों के द्वारा उजागर करने होते हैं। यानी कि एक पात्र का नाम क्या है, उसका इन 2 पात्रों का आपस में बीच में संबंध क्या है, इन दोनों पात्रों के चरित्र क्या है, ये सारी चीज़ें हम संवाद के माध्यम से बोलेंगे। जैसे मैं हूँ, अब आप मुझे अगर सिर्फ सुनोगे तो हमारे सामने एक व्यक्ति है, मैं उससे बोलूँगा, अरे श्याम, तुम कल जो है मैंने तुम्हें बाजार में देखा कि तुम एक भिखारी को जो है कंबल, खाना सभी कुछ दे रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जब 2 संवाद ये बोले तो इससे आपको समझ में आया उस सामने वाले पात्र का नाम और उसकी चारित्रिक विशेषताएं, ये चीज़ें समझ में आई। तो उसके आगे अगर हम बोलेंगे तो तुमने इस तरीके से, जब तुम उस भिखारी की मदद कर रहे थे तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मेरे पास एक इतना अच्छा मित्र है। तो इन दोनों का परस्पर संबंध पता चल गया कि ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है ना? तो ये संवाद के माध्यम से ही व्यक्त होता है कि सामने वाले का चरित्र कैसा है, उसका नाम क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हम कैसे पता चलते हैं, हमें संवादों के माध्यम से। इसीलिए हमें पात्रों के अनुसार ही संवादों की भाषा का चयन करना चाहिए। इससे नाटक में रोचकता व सरसता बनी रहती। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पात्र है उसका चरित्र, अगर वो एक गाँव वाला है तो उसकी भाषा हो या उसके बात करने का लहजा हो वो उसी तरीके से, जैसे अगर शहर का व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा, हम कर लेंगे। अगर गांव का व्यक्ति हो, क्या हम करीब करीब लेगा, ठीक है ना, कुछ हम कर लेंगे, इस तरीके से कुछ चीज़ें होंगी ना। तो आपको वो ग्रामीण लुक लाना पड़ेगा भाषा में। तो अभी तक आपने देख लिया कि रेडियो नाटक में साहित्यकार कौन कौन से रहे जिन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। रेडियो नाटक कहानी से, जब हम रेडियो नाटक बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनमें को दृश्य से विभाजित करना पड़ता है, सीमित संख्या होती है, कहानी कैसे हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक दृश्य है तो उसे हम किस तरीके से रेडियो नाटक में तब्दील करेंगे। देखिए, तो यहाँ पिक्चर आपको देख ही रही है कि पीछे बहुत सारे पेड़ हैं और 3 लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए, दृश्य कुछ इस प्रकार है। रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। तो ये 3 बच्चे क्या हैं, रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमा द्वारा दिखाया जा सकता है। अगर इसे स्टेज पे प्ले करना हो तो क्या होगा, हम इसमें वैसा, अब चूंकि रात है, अंधेरा है, तो उसकी लाइट उसी तरीके से होगी, लोकेशन मंच सज्जा वैसी होगी, जंगल का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, आवाज़ें उसी तरीके से होगी, सियार की आवाज़ आ रही है, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें होंगी।
अभिनेताओं मतलब बच्चे, अब जो ये 3 बच्चे हैं ये तीनों क्या होंगे, डरे होंगे, जंगल में अकेले हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन से दिखाएंगे अगर स्टेज पे प्ले हो रहा है। रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस तरह होगा, और अगर हम रेडियो के लिए लेखन लिख रहे हैं तो क्या होगा, कट 1 या पहला हिस्सा, यानी कि पहला दृश्य क्या है, जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत और पदचाप के स्वर। तो ये सारी चीजें पहले, डायलॉग नहीं चलेंगे, संवाद नहीं चलेंगे, पहले क्या होगा, आपको ये पीछे से सारी चीजें सुनाई देंगी ध्वनि के माध्यम से। फिर अब ये तीनों बच्चे आपस में बात करना शुरू करेंगे। क्या, राम, श्याम मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई है, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। राम, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है, मोहन की नकल करते हुए। जंगल में चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। मतलब अब जो है राम है मोहन की नकल कर रहा है कि जंगल में चलते हैं, चलो मुझे छोटा रास्ता पता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था, आवाज लगाकर, मोहन मोहन, ठीक है। राम लगभग रोते हुए, वो डर गया कि पता कहीं हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे, वो बहुत ज्यादा डर गया था। श्याम, चुप करो, आवाज लगाते, मोहन, अरे मोहन। मोहन दूर से नजदीक आती आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना। पैर में कांटा चुभ गया था, नजदीक ही कोई पंछी फड़फड़ाता भयानक स्वर करता उड़ गया। राम चीख पड़ा। तो अब चूंकि जंगल है तो जंगल में एक बैक जानवर निकलेंगे ना, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आवाजों के माध्यम से, वो जो पक्षी की आवाज, फड़फड़ाने की आवाज है, वो भी ध्वनि के माध्यम से हमको बतानी पड़ेगी, और फिर राम चीखेगा। राम, श्याम बचाओ। मोहन जो नजदीक आ चुका था, डरपोक कहीं का। राम डरे स्वर में, वो क्या था। मोहन, कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी, एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। श्याम, मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा पहला दृश्य लगेगा, ठीक है। अगर रेडियो पे जो नाटक प्रसारित होगा तो पहला दृश्य इस तरीके से होगा। चलिए अब इसी के हिसाब से थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम नाटक को। रेडियो नाटक के आरंभ में अंक या दृश्य की जगह कट 1 या पहला हिस्सा लिखा जाता है, ठीक है। पहला तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या था, आपने देखा कट 1 या पहला हिस्सा, हमने यही लिखा था ना, तो ये लिखना होता है। चूंकि नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी शब्द कट लिखने का रिवाज है। दृश्य होते तो दृश्य 1, दृश्य 2 लिखा जाता, लेकिन यहाँ दृश्य है ही नहीं तो हम दृश्य नहीं लिख सकते, तो हम कट 1 लिखेंगे कि यहाँ पे पहला कट, फिर दूसरा कट, तीसरा कट, इस तरीके से। इन दृश्यों को अपने ढंग से भी लिखा या दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रभाव और संवाद महत्वपूर्ण है। तो ये कट की जगह क्या लिखना है ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे, रेडियो नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पीछे से आने वाली आवाजें और डायलॉग्स, यानी कि संवाद होते हैं। जैसे संवाद, जैसे था राम के संवाद, कितना भयानक जंगल है, से श्रोता जान जाते हैं कि ये लोग इस समय जंगल में हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिख तो रहा नहीं है कुछ, कितना भयानक जंगल है, और पीछे से आती हुई ध्वनियों से हमें ये पता चल रहा है कि ये बच्चे सब कहाँ हैं, जंगल में है। श्याम कहता है इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान जंगल और समय रात्रि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संवाद के माध्यम से हमने जगह भी बता दी और समय भी बता दिया। इस प्रकार संवाद द्वारा देश काल स्थापित किया जा सकता है, परंतु यह स्वाभाविक होना चाहिए कि जबरदस्ती ठूसा हुआ नहीं लगना चाहिए। मतलब कि आप ऐसे डायलॉग्स देना जिससे समय और स्थान पता चले, परिवेश पता चले, वातावरण पता चले, लेकिन जबरदस्ती के संवाद नहीं होने चाहिए कि उसमें वहां जरूरत नहीं थी तब भी आप उसको बुलवा रहे हैं। उक्त दृश्य हमें यह जानकारी दे रहा है कि राम सबसे ज्यादा डरा हुआ था। डर तो श्याम को भी था, पर वह उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। उनमें मोहन सबसे बेफिक्र था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबके अंदर की भावनाएं भी ये हमें संवादों के माध्यम से ही पता चली। रेडियो नाटक में पात्रों से जुड़ी जानकारी हमें संवाद के माध्यम से मिलती है। तो हमें पात्रों, यानी कि तीनों बच्चे हैं, जंगल में रात के समय भटक गए हैं, जिनमें एक बहुत ज्यादा डरा, कम डरा और एक बिल्कुल भी डरा नहीं। अतः पात्रों के नाम जैसे राम, श्याम और मोहन हमें आपसी संवाद से ही पता चले।
आपसी संबंध, वो तीनों मित्र हैं। चारित्रिक विशेषताएं, यानी कि एक थोड़ा डरपोक ज्यादा है, एक कम है जो अपने आप पे काबू कर रहा है, और एक बिल्कुल बेफिक्र है। तो ये चारित्रिक विशेषताएं निकल कर आई। संवादों द्वारा उजागर करना होता है। इसके अलावा भाषा पर ध्यान रखना होगा कि पात्र अनपढ़, पढ़ा लिखा व शहर का रहने वाला है। अब आपको ये देखना है, अगर मान लीजिए ये तीनों बच्चे गांव के होते तो इनकी भाषा अलग होती, लेकिन ये तीनों शहर के थे, इसलिए इनकी भाषा बिल्कुल साफ थी। या गांव का है। उम्र, रोजगार आदि की जानकारी उस चरित्र की भाषा पर निर्धारित होनी चाहिए। तो भाषा के माध्यम से वो चरित्र किस परिवेश में है, ये सारी चीजें भी हमें पता चल जाती हैं। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, नौकर से अलग ढंग से बातचीत करेगा और अपने बॉस से सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा तथा मित्र के साथ बराबरी और गर्मजोशी से पेश आएगा। अब देखिए, हमारा हर किसी से बात करने का लहजा अलग अलग होता है, तो ये चीजें क्या बहुत मायने रखती हैं संवाद के तौर पे। ये सब उसके संवाद से ही प्रकट होगा। रेडियो मूलतः संवाद प्रदान माध्यम है, अतः इसके संवाद पर एक बात और लागू होती है कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है उसका नाम लेना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए हम अगर तुमको बुला रहे हैं तो तुम्हारा नाम विजय है, तो हम बोलेंगे विजय तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तो हम जिस करेक्टर से बात करने जा रहे हैं उस करेक्टर का नाम हमारे संवाद में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा रेडियो नाटक में पात्र की हरकत को संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। पात्र अगर कोई हरकत कर रहा है, गतिविधि, एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे भी हमें संवाद के माध्यम से बताना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टिविटी होती हुई हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें इस तरीके से करना है ताकि हमें वो सुनाई दे। अब वो कैसे होगा, चलिए देखिए। हमारा चरित्र, अब एक कैरेक्टर है जो पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, तो उसका संवाद कुछ इस तरह होगा। कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाओ। तो उसे बेंच पर बैठना है। अगर यही चीज मूवी में होगा तो हमें क्या है, दृश्य, तो हम एक व्यक्ति को पसीना पोंछते हुए दिखाएंगे और वो जाकर सब कुछ हाँफता हुआ एक बेंच पे बैठ जाएगा। लेकिन रेडियो नाटक में क्या होगा, हमें ये सारी चीजें संवाद के माध्यम से बतानी पड़ेगी कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो एक बेंच पर बैठ रहा है, और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाएगा, और जब वो बैठेगा तो क्या बोलेगा, आह, मतलब रिलैक्स होने की जो आवाज होती है वो उसके मुंह से सुनाई देगी। तो देखा, रेडियो नाटक बनाते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। बहुत कम चीजें, लेकिन बहुत ही माइनस चीजें। तो अब इस पूरे चैप्टर में आपको जो ध्यान रखना है आपको वो है किस तरह के जो है कहानियों को हम नाटक बना सकते हैं, रेडियो नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, रेडियो नाटक में संवाद और अभिनेताओं का क्या महत्व है, और साथ ही साथ रेडियो नाटक किस विधि से किया जाता है, सब कुछ। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।